उस पियून से ही विवेक का पता पूछकर सिमरन उस तक पहुंच जाती है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? दरअसल मेरा फोन कहीं खो गया है, मिल ही नहीं रहा। तो एक बार आप कॉल लगाकर देख सकते हो क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो, मेरे फोन में अपना नंबर डायल करके देखो। आपका बहुत शुक्रिया। फिर सिमरन विवेक के फोन पर अपना नंबर डायल करती है। हेलो। ओ तेरी, मेरा फोन तेरे घर पर ही है क्या? इसका मतलब मैंने तेरे घर से निकलते समय फोन ही नहीं लिया था। रुक जा, मैं अभी आती हूँ वहां पर। ये लो तुम्हारा फोन। और आपका फिर एक बार शुक्रिया। वो मैं अपनी सहेली के घर गई थी ना, तो वहीं पर भूल गई मैं अपना फोन। पर मुझे लगा कि मैंने अपना फोन कहीं बाहर ही खो दिया। अरे कोई बात नहीं, और अच्छा है कि तुम्हारा फोन मिल गया, और वो तुम्हारी सहेली के घर पर ही है। तो अब चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। वो तो है। वैसे अगर तुम लेन नंबर 7 की तरफ जा रहे हो, तो क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो क्या? मेरी सहेली वहीं पर रहती है, तो मैं उससे अपना फोन ले सकती हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। फिर सिमरन विवेक की कार में बैठ जाती है और दोनों कार में बातचीत करते हैं और एक दूसरे के बारे में काफी कुछ जान लेते हैं। क्या बात है, तुम तो एक बहुत ही बड़ी अच्छी कंपनी में काम करते हो, वो भी एक मैनेजर की पोस्ट पर। हाँ, थैंक्स। वैसे तुम्हें जानकर बस 10 मिनट ही हुए हैं, पर वाकई में तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अब तो हमारे नंबर्स एक दूसरे के पास भी आ गए हैं, तो अब बातचीत भी होती ही रहेगी। हाँ हाँ, बिल्कुल होगी। तो अब सिमरन जानबूझकर विवेक के साथ ऑनलाइन खूब बातें करती है। क्यों रे करमजली, रात के 1:30 बज रहे हैं, फिर भी तेरे कमरे की लाइट अभी तक जल रही है। क्या है ये सब? इतनी रात गए फोन पर किसके साथ गप्पे लड़ा रही है तू? कहीं तूने मेरी दी हुई कसम तोड़ तो नहीं दी ना? कहीं तू वापस उस मनीष के साथ बात तो नहीं कर रही? अरे नहीं माँ, मैं आपकी कसम कैसे तोड़ सकती हूँ भला? मैं मनीष को भूल चुकी हूँ, और आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। वो तो बस मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए मैं तो बस अपना फोन इस्तेमाल कर रही थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, चल अब जल्दी से सो जा। वैसे भी कल तुझे देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। क्या? कल फिर से लड़के वाले आ रहे हैं? हाँ। और अब ज्यादा मुंह मत बना, और कल को अगर लड़का पसंद आ जाए तो तू उसे हाँ कर देना, वरना जो भी रिश्ता आता है तू तो बस उसे मना कर देती है, क्योंकि वो रिश्ते वाकई में घटिया होते हैं माँ। और जबरदस्ती में मुंह उठाकर किसी को भी हाँ बोल दो क्या? अरे चुप रहे तू। अच्छे से पता है मुझे कि तेरी पसंद कितनी अच्छी और कितनी घटिया है, इसलिए तू अब मेरा मुंह मत खुलवा। इतना कहकर कुसुम वहां से चली जाती है। मुझे तो इस विवेक के साथ इसी तरह से बातचीत करनी ही होगी, और तभी जाकर हमारा बॉन्ड अच्छा होगा, और ये लड़का मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार भी होगा, और फिर मैं इसे यहाँ पर लाऊंगी, जिस कारण भाभी को बहुत तकलीफ होगी, वो भी हर वक्त। और इसी तरह मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। वैसे विवेक इतना भी बुरा नहीं है। जिस तरह से उस कॉलेज पियोन ने मुझे उसके बारे में बताया था, वो तो बहुत ही डरावना था, लेकिन उससे मिलने के बाद पता चलता है कि वो वाकई में कितना अच्छा है। फिर अगले दिन फिर से सिमरन आए हुए रिश्ते को मना कर देती है, और वो अब विवेक से जबरदस्ती मिलती है। तुम्हें पता है विवेक, तुम्हारे साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सच कहूँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ रहना बहुत अच्छा लगता है सिमरन। आओ, हम फोटोज क्लिक करते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, और अब सिमरन विवेक को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। मैं तुमसे शादी जरूर करूंगा सिमरन। हाँ, ये सच है कि जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं तुमसे उस तरह से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ जीवन की नई शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में तुम्हारे लिए एक दोस्त से बढ़कर जगह बन चुकी है, और तुम्हारी जैसी जीवन साथी मुझे और कहीं नहीं मिलेगी।
सो क्यूट विवेक, थैंक यू सो मच जो तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। मैं अकेला हूँ सिमरन, मेरा कोई परिवार नहीं है, पर तुमने मुझे अब सही मायनों में पूरा कर दिया है और उसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लव यू विवेक। वैसे मेरे घर वाले मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे हैं और अब तक तो मैंने कई सारे लड़कों को मना भी कर दिया है, तो क्यों ना तुम ही मेरा हाथ मांगने आ जाओ। ठीक है सिमरन, मैं कल ही तुम्हारे घर पर आता हूँ। अरे नहीं नहीं, कल बिल्कुल भी नहीं। मेरा मतलब तुम सामने से मत आओ। ठीक है सिमरन, हम दोनों साथ में जाकर बताएंगे फिर। अरे नहीं बाबा, अगर तुम खुद सामने से आ गए या फिर हम दोनों साथ मिलकर गए तो मेरे घर वाले तो मेरा कचुम्बर बना देंगे। उन्हें तो मेरी बस अरेंज मैरिज करानी है, लव मैरिज नहीं। ओ गॉड, फिर मैं तुम्हारे घर पर हाथ मांगने कैसे आऊंगा? मैं तुम्हें एक पंडित जी का नंबर देती हूँ, तो तुम उनसे बात कर लेना। वैसे भी वही मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और इससे घर वालों को ना तो कोई शक होगा, ना ही पंडित जी को, और सबको यही लगेगा कि तुम पंडित जी की तरफ से आए हो। कूल, ये प्लान अच्छा है और ये काम भी करेगा। वैसे तुम तो बहुत ही शातिर हो। वो तो मैं हूँ ही। विवेक पंडित जी के जरिए सिमरन का हाथ मांगने आता है और तभी उसे वहां पर देखकर नायरा के हाथ से ट्रे नीचे गिर जाता है। ये भगवान, अरे ध्यान कहाँ पर है तेरा बहू? ग्लास का नया सेट तोड़ दिया तूने। माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी साफ कर देती हूँ। इसका मतलब नायरा सिमरन की भाभी है। वाह, अब आएगा ना असली मजा। नमस्ते भाभी जी, आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। जी नमस्ते। मेरी बहू एकदम होनहार है। इसने जिस तरह से अपनी घर गृहस्थी को बनाकर रखा है, वैसे आजकल के इस जमाने में कोई औरत बनाकर रख ही नहीं सकती। क्या बात है। हाँ, तो सिमरन बेटा, तुझे विवेक कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ, मेरी तरफ से हाँ है। क्या कहा? सच में? हाँ माँ, मैं बहुत खुश हूँ कि आखिरकार मुझे जैसा लड़का चाहिए था वैसा ही मिल गया। मुझे उस काबिल समझने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया सिमरन, और मेरी तरफ से भी हाँ है। अरे वाह, इसी बात पर दोनों एक दूसरे का मुंह मीठा कर दो। वैसे माना कि तुम्हारे माता पिता नहीं हैं, पर रिश्तेदारों में भी कोई नहीं है क्या? कोई भी नहीं है माँ। लेकिन ये बात तुझे कैसे पता सिमरन? तू तो आज इससे पहली बार मिल रही है ना? दरअसल वो 10 मिनट पहले हम दोनों अकेले में बात करने गए थे ना, तभी मैंने इसे सब बता दिया। अच्छा, तो जब तुम्हारे घर में कोई भी नहीं है तो तुम यहाँ पर घर जमाई बनकर ही रहना। पर तुम्हें इस बात से कोई एतराज तो नहीं है ना? अरे नहीं आंटी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? सिमरन जहाँ पर खुश रहेगी मैं भी वहीं पर खुश रहूंगा, और मुझे आपका घर जमाई बनने में कोई एतराज नहीं है। चलो अच्छा है, फिर तो कोई टेंशन नहीं। वैसे वॉशरूम कहाँ पर है? यहाँ इस तरफ से जाओ। नायरा बहू, जरा इन्हें वॉशरूम तो दिखाओ। ठीक है माँ जी। फिर नायरा विवेक को वॉशरूम का रास्ता दिखाने जाती है। और तभी, तो बताओ नायरा, इतने सालों बाद मुझसे फिर एक बार मिलकर कैसा लगा तुम्हें? अरे दोबारा मेरी जिंदगी में क्यों आए हो तुम? ये सब तुमने जानबूझकर किया है ना? देखो नायरा, सच बताओ तो मुझे खुद को भी नहीं पता था कि तुम इस घर की बहू हो। पर अब जब किस्मत ने हम दोनों को फिर एक बार मिला ही दिया है, तो मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ? अरे चले जाओ यहाँ से। मेरी ननद से शादी करके उसकी जिंदगी वैसी ही कर दोगे जैसे कि मेरी की थी तुमने, एकदम नरक की तरह। अरे बेवकूफ समझ के रखा है क्या? जब खुद ऊपर वाला यही चाहता है कि हमारी सालों पुरानी प्रेम कहानी पूरी हो जाए, तो फिर मैं इस सुनहरे मौके को कैसे गवा सकता हूँ? देखो विवेक, मैं अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ और अपने पति मोहित के साथ बहुत खुश भी हूँ। इसलिए तुम मेरी जिंदगी में दुख मत लाओ और प्लीज भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से और सिमरन से शादी मत करो। उतने में वहां पर सिमरन आ जाती है
अरे क्या हुआ भाभी? अब तक विवेक गया नहीं क्या वॉशरूम? बस जा ही रहा था। फिर भाभी मुझे इस घर के बारे में और बताने लग गई। अच्छा, जरूर भाभी इससे यही कह रही होगी कि मुझसे शादी मत करो। लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। ये भी इस मौके से बहुत खुश होगा। आखिर इसे भी तो भाभी के साथ एक ही घर में रहने का मौका जो मिल रहा है। ये शादी तो जरूर होगी। अभी तो केवल ये हाथ मांगने आया है और इतने में ही भाभी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। सोचो, जब ये शादी करके यहाँ पर रहने लगेगा तब भाभी का क्या हाल होगा। नायरा बहुत चिंतित हो जाती है। फिर विवेक के जाने के बाद, होना हो माँ जी, लेकिन मुझे तो ये विवेक बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा। क्या? लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है बहू? बस पता नहीं माँ जी, लेकिन यही सच है। पर मुझे तो वो बहुत अच्छा लगा नायरा। मैनेजर है, खुद के नाम पर 2 घर हैं, बातचीत करने में, दिखने में, हर तरह से अच्छा है वो। तो एक लड़के में और क्या चाहिए हमें? और नहीं तो क्या। और आपकी प्रॉब्लम क्या है भाभी? आपसे मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं होती क्या? और इतनी मुश्किल से तो इस लड़की ने विवेक के लिए हाँ की है, वरना ये तो सभी लड़कों को मुंह पर ही मना कर देती है। और सच कहो तो मुझे भी उसमें कोई कमी नजर नहीं आई। फिर तुझे उसमें क्या कमी लगी? अरे माँ, आप इनकी फालतू की बातों में मत ही आओ। ना जाने कौन सी दुश्मनी है इनकी मेरे साथ। देखिए भाभी, ये शादी तो होकर ही रहेगी। पर सिमरन, तुमने कुछ ही समय में उसे इतने अच्छे से कैसे समझ लिया? ऐसे ही किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते हम। ये सूट बूट पहनने वाले भी कुछ कम नहीं होते। वो फोन आयरा, ऐसे निगेटिव बातें मत करो ना। अब ये जरूरी थोड़ी ना है कि हर लड़का एक जैसा ही हो। और जितना मैंने देखा है, मुझे तो विवेक सिमरन के लिए बहुत अच्छा लगा। नायरा दुखी होकर ये सारी दुविधा योगिता को बताती है। बाप रे, किस्मत भी कितनी अजीब है ना। घूम फिर कर उसे तुझसे ही मिलवा दिया। और मिलवाया भी ऐसे है कि मैं चाहकर भी ये रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। घर में से तो कोई मेरी बातों में आना ही नहीं चाहता। उसने अच्छे बनने की एक्टिंग करके सबका दिल जीत लिया है। तो अब तो क्या करेगी? कैसे भी करके मुझे ये शादी रोकनी ही है, क्योंकि अगर ये शादी हो गई तो मेरी जिंदगी फिर से खराब हो जाएगी और एक ही घर में मुझे हर रोज उसका सामना करना होगा, जबकि वो तो मेरी जिंदगी का सबसे घटिया हिस्सा रहा है। लेकिन तू इस शादी को होने से कैसे रोकेगी? मैं उसी से जाकर बात करूंगी, शायद तभी कुछ हो जाए। क्या? लेकिन एक बार फिर से सोच ले, क्या ये सही रहेगा? हाँ योगिता, मैंने बहुत सोच लिया इस बारे में और अब यही एक रास्ता है। अब नायरा विवेक को मिलने उसके ऑफिस चली जाती है। तुम्हें यहाँ का पता किसने बताया? मैंने पता लगा लिया और मैं तुमसे यहाँ पर बस यही कहने आई हूँ कि सिमरन से शादी मत करो, प्लीज विवेक। और उसके बदले में तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, सिवाय मेरे। ऐसे कैसे चलेगा नायरा? तुम्हारे सिवा मैं और कुछ भी नहीं चाहता। कसम से विवेक, तुमसे ज्यादा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक बात बताओ, अगर आज भी तुम मुझे ही पाना चाहते हो तो फिर तुमने शादी करने का फैसला क्यों लिया? अब तुम्हें तो सब पता है कि आज तक मैंने अपनी जिंदगी में कितनी उलझी हुई हरकतें की हैं। तो सोचा कि शादी करके सेटल होकर सब सुलझा दूं। लेकिन अब तुम ही देखो, जब मैं इसे सुलझाने गया तो तुम मुझे फिर से मिल गई। और अब तो मेरे लिए ये सब सोने पे सुहागा से कोई कम बात नहीं है। मैं बहुत खुश हूं नायरा कि मुझे तुम्हारे साथ एक ही घर में रहने का मौका मिलने वाला है, वो भी मेरी प्यारी भाभी बनकर। ये सब मत करो विवेक। क्यों मुझे इतनी तकलीफ दे रहे हो तुम? सालों पहले भी तुमने मुझे बहुत दर्द दिया था। अरे अब तो मुझे चैन से जीने दो। चली जाओ यहाँ से नायरा। ये ड्रामा करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि मैं तो तुम्हारा नंदोई बनकर ही रहूंगा। प्लीज विवेक, मेरी बात सुनो विवेक। विवेक वहां से चला जाता है। ये सब अचानक से क्या हो गया?
अभी तो कोई उम्मीद भी नहीं बची। हे भगवान, ये शादी तो होकर ही रहेगी और मैं तो बस उसे देखती ही रह जाऊंगी। आखिरकार सिमरन और विवेक की शादी हो ही जाती है, जिसके बाद विवेक घर जमाई बनकर वही रहने लगता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। फिर वो तीनों अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर चंदा के फैसले के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर उन तीनों की गर्लफ्रेंड भी बहुत चिंतित हो जाती है। ओ माय गॉड, इसका मतलब ये है कि मुझे अगर तुमसे शादी करनी है तो मुझे खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ सची, सही कहा तुमने। लेकिन उस दिन भी तुमने कितना गलत किया। इसी माँ के सामने झूठ बोलकर तुम तीनों को नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगर हम नहीं भागते तो और क्या करते भला? आंटी जी को कुछ भी बनाकर खिलाते क्या? क्या तुम भी इंदर कैसी बातें कर रहे हो? मैं समझ सकता हूँ सची कि तुम तीनों के पास भागने के सिवाय और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब माँ को कौन समझाए? उन्हें तो सब सच पता चल गया। तुम फिक्र मत करो इंदर। अगर तुम्हारे साथ शादी करने के लिए मुझे खाना बनाना सीखना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे खाना ही तो बनाना है, थोड़ी ना कोई रॉकेट साइंस है उसमें। इसीलिए तुम चिंता मत करो, मैं आराम से सीख जाऊंगी। और ये श्योर ना साची? क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन रसोई में जाने के बाद जो हाल होता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? मैंने कहा ना, मैं कर लूंगी। 1 महीने के अंदर ही मैं सारी कुकिंग सीख लूंगी। मेरी माँ तो पूरे मोहल्ले में अपने खाने के लिए बहुत मशहूर है और उन्हें तो पापा मास्टर शेफ कहकर भी पुकारते हैं। इसीलिए मैं सारा खाना उन्हीं से सीखूंगी, क्योंकि उनसे अच्छा तो कोई और खाना बना ही नहीं सकता। अरे वाह सची, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसी तरह से रूबीना और डिम्पल भी कुकिंग सीखने की ठान ही लेती है। देखिए माँ, आज से मैं ऐसे ही रसोई में खड़ी रहूंगी और आपको खाना बनाते हुए देखूंगी और आपसे खाना बनाना सीखूंगी भी। क्या? अरे ये तो क्या कह रही है? तू सच में साची ही है ना? या फिर मेरे घर में कोई बहरूपिया आ गया है? अरे क्या माँ, आप भी ये कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी साची ही हूँ। अरे जिस लड़की ने कभी अपने घर की रसोई ठीक से देखी भी नहीं, अब वही लड़की रसोई में आकर कुकिंग सीखना चाहती है। अचानक से ये बदलाव कैसे आया तुझ में? सच सच बता साची, ये आखिर माजरा क्या है? ओफो माँ, कोई माजरा वाजरा नहीं है। अब आप और दादी मुझे बार बार इसी बात को लेकर कितने ताने मारती रहती हो कि मैं खाना बनाना नहीं जानती और इसकी वजह से मुझे आगे जाकर दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मुझे शादी के बाद दिक्कत ना आए, इसीलिए मैं सारी तैयारी अभी से शुरू कर रही हूँ। जितना हो सकता है उतना सीखूंगी और अपने ससुराल वालों को खाना बनाकर खिलाऊंगी। चल अच्छी बात है। और मुझे तो तुझे इस तरह से देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तू खाना बनाना सीखने के लिए कितनी मेहनत ले रही है। थैंक यू सो मच माँ। अब चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं। हाँ बेटा। वही दूसरी तरफ रूबीना और डिम्पल यूट्यूब पर देखकर खाना बनाना सीखने लगती है। ये सब क्या चल रहा है डिम्पल? अरे तू पागल हो गई है क्या? 2 घंटे पहले ही मैंने पूरी रसोई साफ करके रखी थी, लेकिन अब इसकी हालत देख। तूने तो सब कुछ फिर से गंदा कर दिया है। अरे खाना बनाना सीख रही है या रसोई गंदी करना सीख रही है तू? आई एम रियली सॉरी माँ, अब नया नया सीख रही हूँ ना, तो हर चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे जैसे मैं सीखूंगी ना, वैसे वैसे रसोई में गंदगी भी कम होती जाएगी। इसीलिए आप चिंता मत कीजिए। पता नहीं तुझे क्या हो गया है, जो अचानक से खाना बनाने का भूत क्यों सवार हो गया है तेरे सर पर? पहले तो रसोई में आकर
खुद का खाना लेने के लिए भी तुझे जान पर आता था, और अब देखो, यहाँ पसीने बहा बहा कर हर एक डिश बनाना सीख रही है तू। कमाल है। अब सीखो तो भी प्रॉब्लम और ना सीखो तब भी प्रॉब्लम। आखिर आप क्या चाहती हो माँ? कि शादी होने के बाद लोग मुझे नाम रखें कि इसकी माँ ने इसे कुछ सिखाया ही नहीं। लेकिन मैं ये सब बिल्कुल नहीं चाहती माँ, कि मेरी वजह से आपकी इज्जत चली जाए, और इसीलिए मैं ये सब कर रही हूँ। अच्छा, ऐसी बात है क्या? फिर ठीक है, ऐसी ही सीखते रहे। और अगर तुझे किसी भी चीज की मदद लगे तो मुझे आवाज दे देना। मैं अपने कमरे में सीरियल देख रही हूँ, लेकिन फिर भी तेरी मदद के लिए मैं आ जाऊंगी। थैंक यू सो मच माँ, लेकिन अभी के लिए तो मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप अपना सीरियल एंजॉय कीजिए। फिर कुछ ही दिनों में वो तीनों धीरे धीरे करके पूरा खाना बनाना सीख लेती है। वही दूसरी तरफ चंदा भी अपने बेटों के लिए रिश्ते ढूंढना जारी रखती है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो रौनक, मैंने तुम्हारे लिए खास अपने हाथों से खाना बनाकर लाया है। क्या बात कर रही हो रुबीना? सच में? ये खाना तुमने बनाया है? हाँ बाबा। अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है भला? वाह रुबीना, अरे तुम तो 15 से 20 दिनों में ही सब सीख गई। अरे नहीं रौनक, पूरी तरह से नहीं सीखी हूं मैं, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। अब चक्कर देखो ना, और बताओ मुझे कि कैसा बना है। इसका स्वाद जानने के लिए तो मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। हाँ रुबीना, अभी बताता हूँ। फिर रौनक वो खाना खाने लगता है। यो, अरे ये भी कोई खाना है? बाप रे, सॉरी टू से रुबीना, लेकिन इस खाने में तो बिल्कुल भी स्वाद नहीं है। और अगर मेरी माँ ये खाना खा लेगी तो वो हमारी शादी तो कभी होने नहीं देगी। ओह गॉड, ऐसा है क्या? हाँ रुबीना, और बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें और सीखने की जरूरत है, क्योंकि ये खाना तो बहुत ही बेस्वाद बना है। अरे नहीं रौनक, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानती हूँ मुझे और समय लगेगा सीखने में, इसलिए मैं यहीं पर हार नहीं मानूंगी, और मैं खाना बनाना सीख कर ही रहूंगी। और मेरे हाथ का बना खाना खाकर तुम्हारी माँ बहुत खुश हो जाएगी, देखना तुम। फिर इस तरह से वो तीनों अब और भी ज्यादा समय लेकर सीखने लगती हैं। वही दूसरी तरफ चंदा अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढ लेती है। हाँ बच्चों, अब जैसे ही महीना खत्म होने को आया है, मैंने लड़कियां ढूंढ निकाली है। ये देखो उन तीनों की फोटोज, है ना एकदम सुंदर? अरे प्लीज माँ, हमारी शादी उन तीनों से ही कराओ ना, क्योंकि हम उन्हीं से प्यार करते हैं। हाँ माँ, रूबीना के सिवाय मैंने कभी किसी को अपनी पत्नी के रूप में सोचा भी नहीं, इसीलिए प्लीज माँ, एक बार हमारी खुशियों के बारे में सोचकर तो देखिए। अरे चुप करो, अगर मैं तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचती रही तो यहाँ पर तुम तीनों की शादी के बाद मेरे खाने के लाले पड़ जाएंगे। अरे मुझे खाना बनाकर कौन देगा? तुम तीनों? अरे माँ, अगर खाने की ही बात है तो हम कोई अच्छे से अच्छी काम वाली रख लेंगे, इसलिए आप उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अगर आपको दिन में 50 पकवान भी खाने हो तो वो आपको काम वाली बाई बनाकर दे सकती है, क्योंकि हम उसे अच्छे खासे पैसे देंगे। क्यों भाइयों? हाँ हाँ बिल्कुल, ये एकदम सही कह रहा है माँ, हम लाएंगे ना कोई दूसरी नौकरानी। हाँ माँ, बस आप हम पर इतनी सी मेहरबानी कर दो कि हमारी शादी हमारी पसंद की लड़कियों से करा दो। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। अरे बेशर्मो, अपनी माँ का छोड़कर अपने ही बारे में सोच रहे हो? भूल गए क्या? मैंने ही तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, और आज तुम तीनों अपने गर्लफ्रेंड को मुझसे ऊपर रख रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है माँ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन हमारी भी आगे की जिंदगी है माँ, और शादी एक ही बार होती है, और उसी व्यक्ति के साथ पूरी जिंदगी काटनी पड़ती है। इसीलिए ये शादी का फैसला जरा सोच समझ कर लीजिए। मैंने जो भी फैसला लिया है वो एकदम सोच समझ कर ही लिया है।
और अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंडों को मेरी बहुएं बनना है तो उन्हें खाना बनाना सीखना ही पड़ेगा। अरे माँ, आपको किसने कहा कि वो तीनों खाना नहीं बना सकती? शायद आपको पता नहीं है माँ, लेकिन वो तीनों आपके लिए खाना बनाना सीख रहे हैं। हाँ माँ, और इस बात को लगभग 1 महीना होने को आया है और अब तो वो तीनों अच्छा खासा खाना बनाना सीख गई हैं। आपकी कसम माँ, हम झूठ नहीं कह रहे। हाँ माँ, आप बस उन तीनों को और 1 हफ्ते की मोहलत दे दो, तो इस हफ्ते में वो और अच्छे से सीख जाएंगी और फिर उनके हाथ का बना हुआ खाना वो आपको भेजेंगी। फिर आप ही उसे चक्कर देखना, फिर उसके अनुसार ही आप आगे का फैसला लेना। हाँ माँ, प्लीज एक मौका दे दो ना उन तीनों को। देखना आप, वो तीनों खुद को जरूर साबित करेंगे। अच्छा बाबा, ठीक है। अब जब तुम तीनों इतना कह रहे हो तो मैं उन तीनों को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन केवल 1 ही हफ्ता, क्योंकि उससे ज्यादा समय नहीं है मेरे पास। क्योंकि उस नालायक अलबेली को काम छोड़कर जाने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इसीलिए कह रही हूँ मैं। ठीक है माँ, 1 हफ्ता भी बहुत है। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत जाता है। फिर वो तीनों चंदा को टिफिन भेजती हैं और उन तीनों के हाथ का बना खाना खाकर चंदा बहुत खुश हो जाती है। क्या बात है, इन तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे 1 महीने में इतना अच्छा खाना बनाना तो मैं भी नहीं सीख पाई। मानना पड़ेगा, आजकल के नौजवान अगर ठान ले तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वो तो बस ठानते नहीं हैं और यही दिक्कत है। तो फिर माँ, शादी पक्की ना? हाँ बेटा, बिल्कुल पक्की। अरे मुझे तो ऐसी ही बहुएं चाहिए थी जो खाना एकदम मस्त बनाए, और ये खाना खाकर तो मैं यही कहूंगी कि ये तीनों तो मेरी उम्मीदों से भी ज्यादा आगे निकली। क्या बात है माँ, थैंक यू सो मच। सच में उन तीनों ने तो कमाल ही कर दिया। हमारे प्यार की खातिर उन तीनों ने 1 महीने में खाना बनाना सीख भी लिया। और नहीं तो क्या। चलो, अब शादी की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। उन तीनों के घर वाले तो जैसे तैसे करके इस रिश्ते के लिए मान ही जाएंगे, लेकिन बस माँ को मनाना मुश्किल था। लेकिन अब तो वो मुश्किल काम भी पूरा हो चुका है। फिर कुछ ही दिनों में उन तीनों की शादी हो जाती है और अब रुबीना, डिम्पल और साची बहुएं बनकर घर पर आती है। फिर उनकी पहली रसोई की रस्म में जब वो तीनों पहली बार खाना बनाती हैं, तभी हाय हाय, अरे ये कैसा हलवा बनाया है तुम तीनों ने? अरे इसमें तो चीनी ही नहीं है, और इतना फीका हलवा खाने से अच्छा तो मैं जहर ही खा जाऊं। माफ करना माँ जी। अरे क्या माफ करना, और ये क्या बनाया है तुमने? ये पूरियां बनाई है या कड़क पापड़ बनाए हैं? सारी की सारी पूरियां तो तुमने कड़क बना दी, और ये दाल, ये तो एकदम बेस्वाद बनी है। अरे शादी के पहले जब तुम तीनों ने हमारे घर पर टिफिन भेजा था, तब तो वो खाना कितना स्वादिष्ट बना था, और अब उस खाने में और इस खाने में जमीन आसमान का फर्क लग रहा है। आखिर बात क्या है? शादी के चक्कर में खाना बनाना भूल गई क्या तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हम पहले अपने घर पर थे ना, तो वहां पर हमारी मदद करने के लिए माँ या फिर दादी रहती थी, लेकिन यहाँ पर आकर तो हम अकेले पड़ गए हैं ना, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूज हो गए, और आज उसी कंफ्यूजन के चक्कर में ये गड़बड़ हो गई। हाँ माँ जी, इसलिए प्लीज आप इस गड़बड़ से बने हुए खाने को खाकर हम तीनों को जज मत कीजिए। हम तीनों आइंदा से ऐसा कभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे से ही सही, लेकिन हम आपकी पसंद का खाना बनाकर ही रहेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो राम ही जाने। और सच कहो तो मुझे तो तुम तीनों का कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे तीनों लड़कियां एक साथ अकेले कैसे हो सकती है? फिर ऐसे ही एक दिन जब तीनों बहुएं मार्केट से सब्जियां लेकर आती हैं, तभी अरे ये कितनी सारी सब्जी लेकर आई हो तुम, लेकिन पालक की गड्डियां कहाँ पर है? मैंने तो तुम्हें 3 गड्डी पालक लाने को कहा था,
लेकिन वो तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रहा। हाँ माँ जी, हमें सब याद है। और ये रही पालक की गड्डी। हम कुछ भी नहीं भूले माँ जी, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि आपको पालक कितना पसंद है। और आज आपका पालक की सब्जी खाने का कितना मन है। क्या? अरे तुम तीनों क्या बेवकूफ हो क्या? ये पालक नहीं, मेथी है, मेथी। अरे तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है क्या? आखिर अपने मायके से क्या सीख कर आई हो तुम? देखा रूबीनो, मैं पहले से तुम्हें यही कह रही थी कि ये पालक नहीं, मेथी है, मेथी। लेकिन तुमने तो मेरी कोई बात नहीं मानी और इसे पालक समझकर 3 गड्ढे ले ली। क्या? अरे झूठी, झूठ मत बोलो। तुमने कब कहा ऐसा? अब माँ जी सामने खड़ी है ना, तो इनके सामने ज्यादा अच्छी बनने की कोशिश मत कर। अरे माँ जी, सच कहूँ तो मैं पहले से ही पहचान गई थी कि ये पालक नहीं, मेथी है। लेकिन ये रुबीना और डिम्पल दोनों आपस में बहस करने लगी और इन दोनों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और ये मेथी उठा ली उन्होंने। अरे बस करो तुम तीनों, मुझे मेथी बिल्कुल भी नहीं पसंद और आज मेरा पालक खाने का बड़ा मन था। अरे जब से तुम तीनों इस घर में आई हो, उस दिन से मुझे कुछ भी अपने मन का खाने का मिला ही नहीं है। रोजाना बस कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देती हो और आज तो तुम तीनों ने हद पार कर दी। अरे तुम्हें तो सब्जियों के नाम तक नहीं पता कि कौन सी सब्जी मेथी है और कौन सी सब्जी पालक। अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ और हाँ, इस मेथी के पकोड़े बना दो क्योंकि इसकी सब्जी तो मैं खाने से रही। और हाँ, आलू और प्याज के भी पकोड़े बनाना। बारिश का मौसम हो रखा है तो आज तो मैं आंगन में बैठकर मस्त मजे से चाय पीऊंगी। ठीक है माँ जी। और हाँ, मेहरबानी करके चाय और पकोड़े में कोई गड़बड़ मत करना। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, इस बार खाने में कोई गड़बड़ नहीं होगी। फिर वो तीनों पकोड़े और चाय बनाती है और वो उसे चंदा को परोसती है। लेकिन उन पकोड़ों को खाकर चंदा गुस्से से चिल्ला पड़ती है। हे भगवान! अरे नालायको! ये पकोड़े तो कच्चे हैं। सारा बेसन मेरे मुंह में आ रहा है। अरे ठीक से तलने भी नहीं आता क्या तुम तीनों को? चंदा की ये बातें सुनकर वो तीनों अपना सर पकड़ लेती हैं। अरे अब बेशर्मों की तरह मेरे सामने क्यों खड़ी हो तुम? यहीं पे रहने का इरादा है क्या? या फिर इस सब को ठीक भी करके लाओगी? अब जाओ, जो जो गलतियां की है वो सब ठीक करो और उससे पहले ये कच्चे पकोड़े लेकर जाओ। लेकिन माँ जी, हमने अभी अभी रसोई में कितनी मेहनत की है, फिर आप हमें वापस क्यों भेज रहे हो माँ जी? वो सब मैं नहीं जानती। अरे रोजाना तुम तीनों छोटी मोटी गलतियां करके सारा का सारा खाना बिगाड़ देती हो। अरे इसे कब तक चलेगा? अब तीनों को ना चाहकर भी वो सारा खाना ठीक करना ही पड़ता है, जिससे उनका काम और बढ़ जाता है। फिर अगले दिन, चलो गाइस, लग जाते हैं काम पर। हमारी लाइफ में तो बस रसोई ही रह गया है। दिन की शुरुआत से लेकर दिन के अंत तक हम तीनों तो बस यही पड़े रहते हैं। सीरियसली यार, मैंने भी सोचा था कि कल इंदर के साथ मस्त बारिश के मौसम में लॉन्ग ड्राइव पर जाऊंगी, लेकिन माँ जी ने काम बढ़ा दिया। ये बनाओ, वो बनाओ। अरे इंसान ही है या राक्षस है वो? कितना ठूसती है। वही तो। और अब मैडम ने फरमाइश की है कि आज उन्हें भुर्जी खानी है। चलो, मजदूरी करने का टाइम शुरू हो चुका है। फिर जब रुबीना भुर्जी बनाकर चंदा को देती है, तभी, अरे ये क्या? ये तो अंडे की भुर्जी है। अरे नालायक लड़की, मैंने तुझे पनीर की भुर्जी बनाने के लिए कहा था और मैंने इसे वही समझकर खा भी लिया। अरे आज तो मंगलवार है और आज के दिन मैंने ये अंडा खा लिया। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। आई एम रियली सॉरी माँ जी, लेकिन हम तीनों बाजार से पनीर लाना ही भूल गए और आपने ऐसा कहा भी नहीं था कि आपको पनीर भुर्जी खानी है, इसलिए हमने अंडे की भुर्जी बना दी। अगर आप ही पहले ठीक से कहती तो ये सब होता ही नहीं माँ जी।
मूर्ख हो तुम तीनों। अरे बनाने से पहले पूछ तो लिया होता। आज के दिन मुझे अंडा खिलाकर अपवित्र कर दिया। अरे माँ जी, अगर इतना ही है तो हमेशा के लिए छोड़ दीजिए ना नॉनवेज। यूं एक एक दिन का ड्रामा क्यों करना है आपको? चुप रहे, ज्यादा जबान मत लड़ा। और भूल मत, मैं तेरी सास हूँ, कोई कॉलेज की सहेली नहीं। बेवकूफ कहीं की। गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बस गड़बड़ करने में ही माहिर हो तुम तीनों। अरे अपनी जिंदगी में बाकी का काम कुछ सीखा है कि नहीं तुमने? जाओ अब जाकर पनीर लेकर आओ और फिर पनीर भुर्जी बनाना। तब तक मैं जाकर नहा लेती हूँ। अरे क्या आप भी माँ जी, अब जब आप आधी अपवित्र हो ही गई हो तो पूरी की पूरी हो जाओ ना। अब बताओ, ये बची हुई भुर्जी कौन खाएगा भला? हम तो ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। इसीलिए कह रही हूँ माँ जी, इसे आप ही खा लीजिए। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम तीनों महारानियों को आलस आ रहा है? देखो रुबीना, अपनी ये फालतू की नौटंकी बंद करो और चुपचाप जितना कहा है उतना ही करो। बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। अब गुजरते दिनों के साथ तीनों बहुएं अपनी सास की बढ़ती फरमाइशों के कारण बहुत ज्यादा परेशान होने लगती हैं। ऐसे ही एक रोज जब वो तीनों रसोई की सफाई करती हैं, तभी उफ़ डिम्पल, अरे तुम क्या जरा पागल वागल हो क्या? तुमने चीनी का डब्बा कहाँ पर रखा है? जल्दी से याद करो, मुझे तो वो डब्बा कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे सच में रुबीना, मैंने यही कहीं रखा था उसे। गाइस, तुम लोगों ने चकला बेलन भी कहीं घुमा दिया है, मुझे तो वो भी नहीं मिल रहा। मैंने तो चकला बेलन छुआ भी नहीं है, उसे तो रुबीना ने ही रखा होगा। वैसे तुम मुझे ये बताओ, ये भी कोई मटके का कपड़ा रखने की जगह है क्या? सच में साची, अरे क्या करती रहती हो तुम भी? अरे बाबा गलती से हो गया, लेकिन अब चिक चिक मत करो। और रियली, पहले गलती करो, फिर उसके बाद ये एटीट्यूड दिखाओ। वाह जी वाह! उन तीनों की आवाजें सुनकर चंदा आ जाती है। ये सब यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या मचमच कर रही हो तुम तीनों? अरे तुम्हारी आवाजें हॉल तक आ रही है। अरे मुझे तो चैन से मेरा सीरियल तक देखने नहीं देती तुम। अरे माँ जी, दरअसल बात ये है कि रसोई की सफाई के दौरान इन दोनों ने सारा सामान यहाँ का वहाँ कर दिया, और वो सामान अब कहाँ पर रखा है ये बात ये दोनों भी भूल गई हैं। अरे ओ साची महारानी, सिर्फ हमने ही नहीं, तुमने भी सारा सामान यहाँ वहाँ रखा है, और तुम खुद भी तो भूल गई हो। और तुम अगर इतनी ही सती सावित्री हो तो बताओ, घी और तेल का डब्बा कहाँ पर रखा है? क्यों, अब तुम्हारे मुंह पे लॉकडाउन लग गया क्या? अरे बंद करो अपनी ये बकवास। तुम तीनों की तीनों भी एक नंबर की बेल बुद्धि हो। मुझे उस दिन तुम तीनों की तरफ से आए खाने को खाकर यही लगा था कि तुम तीनों से अच्छी बहू मुझे और कहीं नहीं मिल सकती, लेकिन मैं गलत थी। अरे रोजाना तुम तीनों कोई ना कोई गड़बड़ तो करती ही रहती हो, और आज तो रसोई की सफाई करके सारा का सारा सामान तुमने रफा दफा कर दिया। माफ कर दीजिए माँ जी, हमसे गलती हो गई। अरे क्यों माफ करो तुम तीनों उल्लू की पट्टियों को? रसोई का सामान हर रोज इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे में तुम तीनों को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज कहाँ पर रखनी चाहिए। अगर ये बात तुम आपस में तय कर लेती तो तुम तीनों को भी पता रहता कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है। लेकिन नहीं, सारी अकल तो तुम तीनों अपने मायके ही छोड़ कर आई हो। अब मुझे तो ये भी नहीं पता कि अकल छोड़ आई हो या पैदाइशी बुद्धू हो। अरे नहीं माँ जी, हम आपसे वादा करते हैं कि हम आइंदा से ऐसे कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। हमारी ही गलती है, इतना मामूली सा काम था, लेकिन हमने तो उसमें भी बहुत गड़बड़ कर दी। जी माँ जी, हमने आपसे एक और बात छुपाई है। जो टिफिन हमने आपको शादी के पहले भेजा था, वो खाना हमारे हाथ का बना हुआ नहीं था माँ जी, बल्कि वो खाना तो हमारी माँ ने बनाया था। क्या? इतना बड़ा झूठ? लेकिन मुझे इस पर शक हो ही रहा था। अब हम भी क्या करते माँ जी,
अपने प्यार के लिए ये झूठी चालें हमें चलनी ही पड़ी। लेकिन अब हम आपको और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे माँ जी। अब आने वाले 1 महीने के अंदर ही हम तीनों और मेहनत करेंगे और सारा खाना एकदम अच्छे से बनाना सीख जाएंगे। हाँ माँ जी, आपको शिकायत का हम एक भी मौका नहीं देंगे। पिंकी प्रॉमिस। अरे तुम्हारे इस चिंकी पिंकी प्रॉमिस की तो ऐसी की तैसी। और तुम तीनों पर तो मुझे अब रत्ती भर का भी भरोसा नहीं रहा। मैं बस तुम्हें 1 महीने की ही मोहलत दे रही हूँ। तब तक तुम तीनों ठीक से खाना बनाना सीख जाओ, वरना मैं अगर तुम्हारी शादी करा सकती हूँ तो मैं उसे तुड़वा भी सकती हूँ। और तुम्हें तो अच्छे से पता है कि मेरे बेटे मेरे कहने पर ही चलेंगे। समझी कि नहीं तुम तीनों? जी, जी माँ जी, हम समझ गए। अब वो तीनों पहले से भी और मेहनत करने लगती हैं और इसी प्रकार 1 महीने के अंदर ही वो अब पूरी तरह से खाना बनाना सीख जाती हैं। फिर ऐसे ही एक रात, क्या बात है डिम्पल, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये खाना तुमने बनाया है। सच सच बताना, ये खाना तुमने ही बनाया है ना? अरे हाँ जतिन, मैंने ही बनाया है ये खाना। और ये हलवा और चना मसाला रूबीना और साची ने बनाया है। चलो अच्छा है, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि तुम तीनों खाना बनाने में अब धीरे धीरे करके एक्सपर्ट हो रही हो। हाँ डिम्पल, अरे पहले हमने जब ये सुना कि तुम तीनों ने वो जो टिफिन भेजे थे उसमें तुम्हारा नहीं बल्कि वो खाना तुम्हारे माँ के हाथ का बनाया हुआ था, तो ये सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा था, क्योंकि तुम तीनों ने माँ और हमारे साथ धोखा किया। लेकिन अब 1 महीने में तुम तीनों ने इतनी मेहनत करके खुद को साबित कर दिया है कि तुम्हारा हमारे परिवार के प्रति कितना प्यार है। हाँ जतिन, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब चंदा अपनी तीनों बहुओं को पहले से भी ज्यादा तंग करने लगती है। अरे ये क्या, बस दूध और फल? अब ये क्या बात हुई भला? अरे निकम्मियों, मेरे लिए जाकर साबूदाना खिचड़ी, वड़े और खीर बनाओ। दोपहर में कद्दू की सब्जी और कट्टू के आटे की पुरिया बनाना। और शाम के समय आलू के चिप्स और मखाने दे देना। थोड़ा हल्का रहता है ना, इसलिए। अरे माँ जी, आज आपने व्रत रखा है, तो व्रत में रहते हुए आप इतना सब खाने की मांग क्यों कर रही हो? हाँ माँ जी, ऐसा व्रत तो मैं पहली बार देख रही हूँ जो चारों टाइम एकदम खा पी कर मस्त रहता है। अरे गधेड़ियों, मैं थोड़ी ना कुछ और खा रही हूँ। व्रत का खाना ही तो खा रही हूँ ना, तो उसमें क्या बिगड़ जाता है? लेकिन माँ जी, अगर आपको इतना ही खाना पीना रहता है तो फिर आपने व्रत रखा ही क्यों है? बस नाम के लिए? इतना खा पी कर व्रत का कोई फल नहीं मिलता। चुप रहे और मुझे ज्यादा ज्ञान मत दे। मैंने तुझसे ज्यादा जिंदगी देखी है। यूं ही सफेद नहीं हुए मेरे बाल। चलो अब तीनों भी लग जाओ काम पर। व्रत में रहते हुए भी चंदा अपनी बहुओं से ढेर सारा खाना बनवाती है। फिर ऐसे ही एक दिन, जब रुबीना शाम के समय जॉब से घर जल्दी लौटती है, तभी। अरे रुबीना, तू सो क्यों रही है? अरे ऐसे शाम के समय कोई सोता है क्या? अरे माँ जी, मैं तो बस नैप ले रही थी। क्या? अरे झूठी लड़की, सरेआम सो रही है और मुझे कह रही है कि मैं नाप ले रही थी। नाप नहीं माँ जी, नैप, यानी थोड़ी देर के लिए सो जाना। अच्छा, तो ऐसी बात है क्या? बस इसी में माहिर हो तुम। बाकी के काम तो तुम लोगों से जल्दी होते भी नहीं हैं। चल, अब जब तू ऑफिस से जल्दी आ ही गई है तो जाकर मेरे लिए मस्त गर्मा गर्म चाय बना दे और साथ में पराठे भी बना देना। अरे क्या माँ जी, आप भी अभी अभी तो ऑफिस से आई हूं ना, तो थोड़ी देर के लिए मुझे आराम करने दीजिए ना। साची और डिम्पल भी आते ही होंगे ऑफिस से, तो उन्हें पहले आने दो, फिर हम तीनों मिलकर आपके लिए पराठे बना देंगे। नहीं नहीं, मैं उतनी देर तक नहीं रुक सकती क्योंकि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अरे आप क्या हो माँ जी, आधे आधे घंटे में आपको जोरों की भूख लगती ही रहती है। अरे कितना खाती हूँ?
आखिर जाता कहाँ पर है आपका? सारा खाना मेरे पेट में ही जाता है और लगती है मुझे भूख। अब ज्यादा बकर बकर मत कर और जो काम बोला है वही कर। और तुझे अगर सोना है तो रात में सो लेना, लेकिन तू दिन में नहीं सोएगी। दिन भर तो ऑफिस का प्रेशर होता है और घर पर आने के बाद बस नॉनस्टॉप खाना बनाओ। हाँ तो छोड़ दो ना काम। हमारे इतने भी खाने के लाले नहीं पड़े हैं। वो होता है ना घर से काम करना, हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वो कर लो ना। लेकिन ये नखरे मेरे सामने कभी मत करना। अब ऐसे ही चंदा के कारण वो तीनों अपने पतियों से भी दूर होती जाती हैं। अरे कहाँ चली इतना बन ठन कर? अरे माँ, आज हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। मैंने तुझसे पूछा या रुबीना से पूछा? अरे माँ जी, मैंने अपने हिस्से का सारा काम कर दिया है। अब बाकी रोटियां बनाने का काम साची का है और बर्तन धोने का काम डिम्पल का है। वो सब तो मैं जानती हूँ, लेकिन अब मुझे शीरा खाने का बहुत मन कर रहा है, वो भी तेरे हाथ का। क्या? हाँ देख रुबीना, मैं ये नहीं कह रही कि तू मूवी को मत जा, लेकिन जाना है तो पहले शीरा बना दे, फिर उसके बाद ही चली जाना। पर माँ, फिर तो हम बहुत लेट हो जाएंगे। तो फिर पिक्चर आधी ही देख लेना और आधी घर पर आकर फोन में देख लेना। अरे आजकल तो थिएटर की पिक्चर भी फोन या लैपटॉप में कभी भी आ जाती है। अब चलो, ज्यादा वक्त मत गवाओ और मेरे लिए मस्त शीरा बनाओ। और हाँ, थोड़ा पतला पतला सा ही बनाना, वैसा ही खाने का मन है मेरा। चंदा की ये बातें सुनकर रुबीना को बहुत गुस्सा आ जाता है और अब उसे ना चाहते हुए भी रसोई में जाकर शीरा बनाना ही पड़ता है। फिर उसके बाद ही वो दोनों बाहर निकलते हैं और तभी तेज बारिश के कारण बहुत ट्रैफिक भी होती है, जिस कारण उन्हें बहुत देर हो जाती है और वो दोनों फिल्म खत्म होने के बाद ही पहुंचते हैं। लो, हो गया सियाप्पा। कितनी एक्साइटेड थी मैं कि आज हमें साथ में टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, लेकिन नहीं, माची ने तो हमारे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अरे कोई बात नहीं रुबीना, अभी नहीं तो अगली बार सही, हम अगली बार देखेंगे मूवी। अरे जॉब के कारण हम दोनों कितने बिजी रहते हैं, पता भी नहीं कि वापस हमें टाइम कब मिलेगा। चंदा की भूख के कारण उन तीनों जोड़ियों को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता। इस बुढ़िया ने तो दिमाग का दही करके रखा है। जतिन 2 दिनों से बिजनेस ट्रिप पर गया है और ऐसे में हम दोनों कल रात को आराम से वक्त निकालकर एक दूसरे के साथ वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे कि उतने में वहां पर माची आ गई और रात के 11 बजे उन्होंने मुझसे नूडल्स बनवाए। मोटी भैंस कही कि पता नहीं खाओ खाओ के ये फट क्यों नहीं जाती। अरे हमने खाना बनाना इसीलिए सीखा था ताकि हम अपने पतियों के संग शादी करके यहाँ आ सके और उम्र भर उनके साथ रहने का हमें मौका मिले। लेकिन यहाँ रहकर तो मुझे बस रसोई का ही साथ मिल रहा है, पति का साथ तो कहीं दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे। वही तो, और इस सब का क्रेडिट जाता है हमारी प्रिय सासू माँ को। फिर ऐसे ही एक रोज। क्या? ये तू क्या बोल रही है साची? अरे तुझे पहले से पता है कि आज शाम घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो इतने लोगों का खाना कौन बनाएगा? हाँ मैं जानती हूँ माँ जी, लेकिन मैंने और इंदर ने आज बाहर जाने का प्लान पहले ही बनाया था। देखिए माँ जी, इंदर को इतने दिनों बाद छुट्टी मिली है, इसलिए प्लीज हमें जाने दीजिए ना। और मैंने रुबीना और डिम्पल से बात कर ली है, तो वो दोनों सारा खाना बना देगी। सब कुछ मैनेज हो जाएगा माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, हरगिज नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी और अब इस विषय पर मुझे कोई चर्चा नहीं करनी। ये विषय यही खत्म होता है। नहीं माँ जी, ये विषय यही खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत हो गया आपका। हाँ माँ, साची सही कह रही है। अरे जब देखो तब खाना खाना और खाना। आपने तो खाने के चक्कर में हम सबको परेशान करके रख दिया है और हम इस घर में शादी करके इसीलिए आए हैं
ताकि अपने अपने पति के साथ खुशी से रह सके। लेकिन आपके कारण बस हमें रसोई में ही काम करना पड़ता है। सुबह ऑफिस जाने से पहले इतना सारा खाना बनवा कर लेती हूँ आप हमसे, फिर ऑफिस से आने के बाद भी हमसे खाना बनवाती हूँ। और दिन भर इतना काम करने के कारण हम तीनों इतनी थक जाती हैं कि आग कब लगती है पता ही नहीं चलता। वे अपने पतियों से ठीक से बात तक नहीं कर पाते हम, और आप तो हमें उनके साथ कहीं जाने भी नहीं देती। देखो माँ, हम समझते हैं कि आपको खाना बहुत पसंद है, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। अरे आप तो बस यही चाहती हो कि हम आपको समझ कर ले, और वो हम करते भी हैं। लेकिन हमें समझकर कौन लेगा? हमारा भी दिल है और हमारी भी अपनी जिंदगी है माँ। लेकिन खाने के आगे तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता। और नहीं तो क्या, और आपका दिल जीतने के लिए हम तीनों ने ना जाने कितने पापड़ बेले, लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ सिवाय आपके तानों के। उन दोनों की ये बातें सुनकर चंदा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मुझे माफ कर दो बच्चों, वाकई में मैंने तुम तीनों के साथ बहुत गलत किया है। मैं तो बस अपना ही देखती रही, लेकिन तुम लोगों की भावनाओं के बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा। लेकिन मुझे अपनी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दे दो, और अब से मैं तुम लोगों को परेशान नहीं करूंगी। और हाँ, मैं भी अब से नियमित रूप में ही खाना खाऊंगी, और इस उम्र में अपनी सेहत का ध्यान रखूंगी, ना कि बच्चों की तरह दिन रात ठूसती रहूंगी। और मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए तुम दोनों का बहुत धन्यवाद। इस तरह अंत में वो चंदा को माफ कर देते हैं, और फिर अगले दिन से वो अपनी बहुओं को परेशान करना बंद करती हैं, और सभी साथ में खुशी से रहते हैं।